Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss about Hindu Succession Act 1956. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को हम कम्प्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जो इंटेस्टेट सक्सेशन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटेस्टेट सक्सेशन क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले सक्सेशन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन? So succession means inheriting of a title, office और power from one after another in time. Succession का मतलब क्या होता है कि इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन है, उसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो वो उसकी प्रॉपर्टी जब तक उसकी मतलब जब तक वो अलाइव रहेगा तब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास में रहेगी। अगर वो इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? वो प्रॉपर्टी जो उसके लीगल हायर्स वगैरह जो होंगे वो उन पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसी तरीके से सक्सेशन का मतलब होता है किसी भी टाइटल, ऑफिस या पावर या कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसका वो जब आपकी ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे पे, तो इसी को हम सक्सेशन कहते हैं। तो सक्सेशन जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक है आपका टेस्टामेंट्री सक्सेशन और दूसरा होता है आपका इनटेस्टेट सक्सेशन। तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होता है? टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफ़र किसके ज़रिए होगा? आपका विल के ज़रिए, किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए। सो द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन अ पर्सन डाइज बाय मेकिंग अ विल। तो बेसिकली टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन डाइज बाय मेकिंग अ विल मीन्स दैट अ पर्सन हैड ऑलरेडी मेड अ विल, ठीक है ना, उसने एक ऑलरेडी विल बना रखी है कि किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी आपका डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो बेसिकली टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि a property wants his a person wants his property to be distributed, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हिज विल। मतलब अपनी वो चाहता है, कोई भी पर्सन चाहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डेथ के बाद उसकी विल के हिसाब से हो। तो ये आपका टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है। अब हम बात करते हैं इनटेस्टेट सक्सेशन की। ये देखिए इनटेस्टेट सक्सेशन। तो ये इनटेस्टेट सक्सेशन क्या होता है? व्हेन अ पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग और लीविंग अ विल, his property will be distributed by operation of a particular law, and this process is called intestate succession. Intestate succession का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है बट उसने अपनी डेथ से पहले कोई भी विल या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट उसने नहीं बनाया है। तो उस केस में प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी? वो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब जो भी लॉ उस टाइम पे आपका इस प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होगा, फोर्स में होगा, उसी के ज़रिए उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो आपका एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अमेंड एंड कोडिफाइड द लॉ रिलेटिंग टू इनटेस्टेट सक्सेशन अमॉन्ग हिंदूज। मतलब हिंदू जो है, मतलब हिंदू की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी कि एप्लीकेबिलिटी मतलब किस किस पे ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो जितने भी हिंदूज़ हैं, ठीक है ना, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उनका बेसिकली उनमें अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसने कोई विल नहीं बनाई है, तो उसकी प्रॉपर्टी का किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी को अमेंड और उसी को कोडिफाई करने के लिए आपका ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है ना। अब एप्लीकेबिलिटी की बात करें हम, तो बेसिकली ये आपका होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अब ये एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है? बेसिकली आपका जितने भी हिंदूज़ हैं, चाहे वो आपके विराशैव से हैं, लिंगायत्स हैं, या आपका जो मेंबर्स ऑफ ब्रह्मोस हैं, ठीक है ना, प्रथाना है या आर्य समाज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं, जैन हैं, ठीक है ना, इन पे एप्लीकेबल होगा। बट किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज और ज्यूज़, इन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। It has been extended to those person one of whose parent is a Hindu Buddhist,
ठीक है ना। बेसिकली ये आपका किस पे और किन लोगों पे आपका लागू होगा, देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि जैन, सिख, बुद्धिस्ट और जितने भी हिंदूज़ वगैरह जो है उन पे आपका ये लागू होगा। बट इसके अलावा और किस पर्सन पे ये आपका लागू हो सकता है, ये आपका लागू हो सकता है कि किसी भी ऐसे पर्सन पे जिसके पेरेंट्स, मतलब जिसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है, ठीक है ना, या हु इज़ अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख रिलीजन, या फिर किसी ने अपने धर्म को परिवर्तन किया है हिंदू में, या फिर मतलब दोबारा से परिवर्तन कर लिया है हिंदू में, मतलब किसी पहले किसी दूसरे धर्म में गया फिर वापस आपका हिंदू धर्म में ही आ गया, या बौद्ध या जैन या सिख धर्म में आ गया, तो उस पर भी ये आपका लॉ एप्लीकेबल होगा। ना देखिए इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, इसमें वैसे आपका एग्नेट्स, कॉग्नेट्स, ठीक है ना, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो अभी आगे आएंगी, मैं उनको तभी डिस्कस करूँगी। बट इसमें आपका एक टर्म आती है फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड। ये जो डेफिनेशंस हैं बेसिकली सेक्शन 3 में है, और सेक्शन 3 का जो आपका क्लॉज ई जो है, ठीक है ना, इसमें आपका फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड जो है, सॉरी मैंने इसमें यूट्राइन मदर लिखा है बट ये यूट्राइन ब्लड है, ठीक है ना, ये मेंशन किया गया है। तो फुल ब्लड क्या होगा, व्हेन टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, ठीक है ना। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो अगर वो आपका कोई भी दो लोग हैं, वो आपका बेसिकली फुल ब्लड, मतलब फुल ब्लड रिलेटिव्स होंगे अगर वो किसी मेल की जो मेल की जो वाइफ है, उसी सिंगल वाइफ के ही वो आपके क्या है, डिसेंडेंट हो। जैसे आपको देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा बना रखा है, या आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प होगी। कोई मेल है, उसकी वाइफ है, ठीक है ना, उसी वाइफ के, मतलब उस मेल की जो वाइफ है उसी के वो दोनों बच्चे हैं, तो वो आपके फुल ब्लड आपके क्या हो गए, रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हाफ ब्लड की। तो हाफ ब्लड में क्या होता है कि कोई भी दो पर्सन जो हैं वो आपके हाफ ब्लड से रिलेटेड माना जाएंगे। कैसे माने जाएंगे हाफ ब्लड से रिलेटेड, कि जब आपका उन दोनों लोगों का पिता तो वो एक ही है पर माता जो है उनकी दोनों अलग अलग है, मतलब फादर तो सेम है बट मदर आपकी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा बना रखा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, जैसे कि मेल है, मेल की कोई भी मेल है उसकी 2 वाइफ्स हैं, उन दोनों वाइफ्स के मतलब जो भी बच्चे हैं, ठीक है ना, वो आपके आपस में क्या कहलाएंगे, हाफ ब्लड रिलेटिव्स होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूट्राइन ब्लड की, ठीक है ना। तो यूट्राइन ब्लड क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टू और मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक दूसरे से आपका यूट्राइन ब्लड, मतलब उनको यूट्राइन ब्लड रिलेटिव्स वो कैसे होंगे, कि जब आपका कोई लेडी जो है, ठीक है ना, ये देखिए कोई लेडी है, कोई वाइफ है, ठीक है ना, उसके 2 हस्बैंड्स है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग हस्बैंड है, उनसे जो उसके बच्चे होंगे वो आपका क्या कहलाएंगे, सेम यूट्राइन ब्लड रिलेटिव्स कहलाएंगे। सपोज़ कीजिए कि जो आपका वाइफ है उसके हस्बैंड नंबर 1, ठीक है ना, हस्बैंड नंबर 1, ये हस्बैंड नंबर 1 है, उसका सन, और हस्बैंड नंबर 2 उसका उसकी जो उससे उसकी एक डॉटर है, तो ये जो दोनों सन और डॉटर जो होंगे ये आपके यूट्राइन ब्लड रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, फाइन। In this clause ancestor includes the father and ancestress includes the mother। तो इसमें आपका ancestor या ancestress टर्म जो आई है वो आपका ancestor तो father से रिलेटेड हो जाएगा और ancestress जो है वो mother से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका है सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मेल्स डाइंग इंटेस्टेट और व्हेन अ मेल डाइज विदाउट अ विल। तो ये आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 8 में डिस्कस किया गया है कि अगर कोई मेल जो है वो बिना विल के उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखिए इसमें भी कई सारे क्लॉजेज हैं, आप अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपका कि किस प्रॉपर्टी को कोई भी मेंबर जो है वो विल के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और किस प्रॉपर्टी को वो आपका सक्सेशन के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये सारा उसमें मेंशन किया गया है। बट अभी हम फिलहाल इसी में डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूँ।
तो चलिए चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इफ अ हिंदू मेल डाइज intestate, okay, if a Hindu male dies intestate without making a will, देन हिज प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी फॉलोइंग मैनर। अगर कोई हिंदू जो मेल है वो बिना विल के उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखिए इसमें आपकी कुछ आपका इसका जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है इसके लास्ट में कुछ शेड्यूल दे रखे हैं। उस शेड्यूल में आपका ये जो क्लास फर्स्ट हायर्स, क्लास सेकेंड हायर्स, क्लास ये एग्नेट्स और कॉग्नेट्स तो उसमें मेंशन नहीं है, बट ये क्लास फर्स्ट और सेकंड हायर्स जो है ना इनकी आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कौन कौन इसमें इंक्लूड होते हैं। ये मैं भी आपको समझाती हूँ। तो सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई बिना विल के मेल की, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जाएगी क्लास फर्स्ट हायर के पास में। किसके पास जाएगी? क्लास फर्स्ट हायर के पास में। अगर मान लीजिए क्लास फर्स्ट हायर में कोई भी मेंबर नहीं है, मतलब कोई भी, अगर एक भी होगा, अगर उनमें से कोई एक मेंबर भी होगा तो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी। बट सपोज़ कीजिए क्लास फर्स्ट हायर्स में कोई भी मेंबर नहीं है तो प्रॉपर्टी चली जाएगी क्लास सेकेंड हायर्स के पास में। अगर मान लीजिए कि क्लास सेकेंड हायर्स में भी कोई मेंबर्स नहीं है, देन प्रॉपर्टी विल गो टू एग्नेट्स, ठीक है ना। फिर अगर मान लीजिए इसमें भी कोई मेंबर नहीं अवेलेबल है तो फिर फाइनली जाएगी प्रॉपर्टी आपका कॉग्नेट्स में, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे अगर मान लीजिए कॉग्नेट्स भी नहीं है, तो कॉग्नेट्स नहीं है तो उस केस में आपका जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ जाएगी, उसे हम डॉक्ट्राइन जो अभी हम लास्ट में सेक्शन 29 जो है उसको डिस्कस करेंगे कि वो एक तरीके से फिर गवर्नमेंट के पास में चली जाती है, ठीक है ना। फाइन, ओके ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्लास फर्स्ट हायर्स में कौन कौन से आते हैं। अगर हम क्लास फर्स्ट हायर की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले जो आता है वो आता है फर्स्ट आती है जो मेल जो पर्सन होगा जिसकी डेथ हो गई है उसकी विडो, देन सेकेंड आपका उसकी मदर, देन थर्ड इज़ जो सन और डॉटर होगा। ये ध्यान रखिएगा ये जो तीनों हैं, विडो उस पर्सन की, जो डिसीज पर्सन है उसकी मदर, और जो सन और डॉटर होंगे उसके, इनमें जो भी प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है ना। मान लीजिए इन सबको मिला के अगर 3 मेंबर हैं तो 1/3 1/3 1/3 होगी। मान लीजिए इनको मिला के 4 मेंबर होंगे तो 1/4 1/4 1/4 होगी, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए 5 मेंबर हैं तो उसी तरीके से उसमें आपका 1/5 1/5 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइन। जैसे मदर और विडो तो एक ही होएगी, बट अगर मान लीजिए सन डॉटर है, सन अगर एक ही है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से 3 मेंबर हो गए। अगर मान लीजिए एक सन एक डॉटर है तो 4 मेंबर हो गए। मान लीजिए 2 सन एक डॉटर है तो 5 मेंबर हो गए। मतलब जितना मेंबर होगा उसमें इक्वल डिवाइड होगी। फाइन। उसके बाद में आता है सन डॉटर ऑफ अ प्री डिजीज सन। देखिए ये जो है ना, ये आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, पर मैं आपको इसको जो मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है इसके ज़रिए मैं आपको उसको समझाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए तो क्लास फर्स्ट हायर्स में आता है कि सबसे पहले जो डिजीज़ पर्सन है, ठीक है ना, ये जो डिजीज़ पर्सन है ना, उसकी विडो आ जाएगी, मदर आ जाएगी उसकी, और उसके जो भी सन और डॉटर जो भी होगा। देखिए मैंने अभी एक एक ही बनाया है ना। फाइन। ये तीनों इन तीनों में, ठीक है, विडो में मदर में, ठीक है ना, और सन और डॉटर में, ठीक है ना, इनमें प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये 3 मेंबर है, सिर्फ मदर है, डॉटर है और विडो है, तो 1/3 1/3 1/3 इक्वल आ जाएगा। अगर सन और डॉटर दोनों हैं तो फिर आपका 1/4 हो जाएगा। जितने लोग होंगे उतने से डिवाइड हो जाएगा। फाइन। अब हम बात करते हैं कि सेकंड, अब इसके बाद में मान लीजिए ये तीनों, इनमें मेंबर्स में कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, मदर भी नहीं है, विडो भी नहीं है, सन डॉटर भी नहीं है, ठीक है ना। फाइन। तो उस केस में फिर उसके पास में किसके पास में जाएगा, सन डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। मतलब ये जो आपका देखिए 4 नंबर लिखा है ना, मैंने यहाँ पर 4 नंबर लिखा है। तो अगर मान लीजिए इनमें कोई नहीं है, सन है, सन मतलब ये तीनों मेंबर्स में से कोई नहीं है, तो उसके बाद में प्रॉपर्टी जाएगी कि अगर जो डिजीज़ पर्सन है उसका जो बेटा है उसकी डेथ हो गई है पर उसके बच्चे हैं तो वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों के पास जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए कि बेटा भी नहीं है और बेटे के कोई बच्चे भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी किसके पास में जाएगी, आपका डॉटर अगर है तो डॉटर, और अगर डॉटर मतलब डॉटर है, ठीक है ना,
नहीं, डॉटर भी नहीं है उसकी, ठीक है ना, तो डॉटर भी नहीं है उसकी। फिर जो पर डॉटर के बच्चे हैं तो ये डॉटर के बच्चों के पास में प्रॉपर्टी जाएगी। फाइन। इसके बाद में मान लीजिए कि पर्सन की ना तो विडो है, ना मदर है, ना उसका सन की भी डेथ हो गई, ठीक है, डॉटर थी अगर तो उसकी भी डेथ हो गई, है ना, सन के जो बच्चे हैं उसकी भी डेथ, मतलब बच्चे जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। फाइन। और डॉटर जो है उसके भी बच्चे अवेलेबल नहीं है। फाइन, वो भी नहीं है। तो उस केस में फिर जाएगा वो प्रॉपर्टी किसके पास में जाएगा कि अगर सन जो है ना, सन की डेथ हो गई, सन के बच्चों की भी डेथ हो गई है, ठीक है, जैसे सन के बच्चों की भी डेथ हो गई है, तो उस केस में अगर मान लीजिए जो उसका सन था, डिसीज पर्सन का जो सन था, है ना, उसका जो सन होगा, फाइन, उसका जो सन होगा उसकी भी डेथ हो गई है, पर उसके जो बेटे हैं, बेटे हैं उन पे प्रॉपर्टी आपकी चली जाएगी। फाइन। ये देखिए, ये सीक्वेंस से ही जाएगी। पहले तीनों में तो आपका इक्वली डिवाइड होएगी, जैसे मैंने बात करती विडो, मदर, सन और डॉटर में, ठीक है ना, बट उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जाएगी, ठीक है ना, मतलब डॉटर के बच्चों के पास जाने से पहले वो सन के बच्चों के पास में जाएगी। फाइन। इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी नहीं है तो फिर लास्ट में आपका सन है, सन का सन और सन की डॉटर दोनों ही नहीं है, तो सन की डॉटर के पास नहीं जाएगी प्रॉपर्टी, किसके पास जाएगी, सन के जो मतलब उसका जो सन था, डिसीज पर्सन का जो सन था, उसका जो सन था उसके जो बच्चे होंगे, उसके भी जो मेल सन्स होंगे, ठीक है, उसके जो बच्चे होंगे, चाहे वो डॉटर है चाहे वो सन है, उनके पास में प्रॉपर्टी जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा आप इस फ्लो डायग्राम से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इक्वल शेयर जाएगा उन पे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर मान लीजिए इफ़ देयर इज़ नो, ठीक है ना, यहाँ लिखा है देखिए, इफ़ देयर आर नो मेंबर्स प्रेजेंट इन द क्लास फर्स्ट हायर देन द सक्सेशन विल गो टू दी मूव टू दी क्लास सेकेंड हायर्स। क्लास सेकेंड हायर्स के पास में चले जाएगा। अब क्लास सेकेंड हायर्स के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं देखिए, फादर, ठीक है ना, सबसे पहले आ जाएगा फादर, फिर आपका सन्स डॉटर, फिर हाँ ये ठीक है ना, सन्स डॉटर्स सन डॉटर, ठीक है ना। इसको ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी मैं आपको फ्लो डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, आपको इसमें डायग्राम दिख रहा होगा, तो इस डायग्राम को आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए जितना मैंने पिंक से मार्क कर रखा है ना, ये ठीक है ना, ये जितना मैं पिंक से मार्क कर रखा है, ये सारा आपका किस में आएगा, ये किस में आएगा आपका, ये आपका क्लास सेकेंड हायर्स में, ठीक है ना, क्लास सेकेंड हायर्स में। और इससे पहले अभी जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, क्लास फर्स्ट हायर्स में कौन कौन सा है, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। क्लास फर्स्ट हायर में थी डिसीज पर्सन की विडो पहले नंबर पे, फिर मदर, फिर सन डॉटर, ठीक है ना, ये था। पहले नंबर पे विडो थी, दूसरे पे मदर थी, और तीसरे नंबर पे थे सन डॉटर, ठीक है ना। चौथे नंबर पे कौन था कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर में सन के जो बच्चे हैं उनके पास जाएगा, ठीक है ना। फिर सन के बच्चे भी अवेलेबल नहीं है तो जो डॉटर है उसके बच्चों के पास में जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद में डॉटर के बच्चे भी अवेलेबल नहीं है तो आपका जो सन है, सन था ना, सन का जो सन था उसके जो बच्चे होंगे उनके पास में जाएगा छठा नंबर, सॉरी 6, ठीक है ना। फाइन, तो ये हो गया। ये तो हमने क्लास फर्स्ट हायर पढ़ा था। अब क्लास सेकेंड की बात करते हैं, तो जितना मैंने पिंक से मार्क कर रखा है ना, ये सारा आपका क्या है, आपका क्लास सेकेंड हायर्स है, ठीक है ना। देखिए क्लास सेकेंड हायर्स में कौन आता है, सबसे पहले आता है डिसीज्ड पर्सन के फादर। कौन आते हैं सबसे पहले, डिसीज पर्सन के फादर, ठीक है ना, नंबर 1। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे देखिए, नंबर 2 पे कौन कौन आते हैं। नंबर 2 पे आता है आपका जो डिसीज्ड पर्सन है, ठीक है ना, डिसीज पर्सन के जो ब्रदर है और उसकी जो सिस्टर है वो आ जाएंगे। देखिए नंबर 2 पे, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पर डिसीज पर्सन के फादर, अगर मान लीजिए सबसे पहले आते हैं फादर, ठीक है ना। अगर फादर नहीं है, देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ये सीक्वेंस पे जाएगा, इसमें इक्वल शेयर की बात नहीं है, इसमें अगर फादर है तो फादर के पास में ही चले जाएगा होल, ठीक है ना। फिर उसके बाद में है अगर फादर नहीं है तो उसके अगर कोई ब्रदर और सिस्टर है तो उनके पास में जाएगा, ठीक है ना, उनके ब्रदर सिस्टर के पास में जाएगा। और किसके पास में जाएगा कि जो डिसीज्ड पर्सन का जो सन होगा, ठीक है ना, उसकी जो डॉटर होगी, ठीक है ना,
मतलब सन की भी डेथ हो गई, पर सन की जो डॉटर थी उसकी भी डेथ हो गई, उसके जो बच्चे होंगे, देखिए नंबर 2 लिख रखा है ना, उनके पास में जाएगा। फाइन। मान लीजिए ये भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर किसके पास में जाएगा, फिर जाएगा ये आपका जो डिसीज पर्सन जो था उसकी जो डॉटर थी, डॉटर के जो बच्चे थे, ठीक है ना। अब ये तो दोनों, ये तो आपके फर्स्ट क्लास फर्स्ट हायर में आ गए, तो ये डॉटर के जो डॉटर के ना जो डॉटर या सन के जो बच्चे होंगे, ठीक है ना, उनके पास में जाएगा नंबर 3 पे, ठीक है ना। फाइन। अब मान लीजिए ये भी अवेलेबल नहीं है, फिर उसके बाद में किसके पास में जाएगा कि जो उनका ब्रदर होगा ना और जो उनकी सिस्टर होगी उनके बच्चों के पास में, ब्रदर सिस्टर जो होंगी उनके बच्चों के पास में जाएगा। मान लीजिए अब ये भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर किसके पास में जाएगा कि अगर फादर जो है उसके जो फादर या मदर अलाइव है, फादर के फादर या मदर अलाइव हैं, तो उनके पास चले जाएगा। फाइन। मान लीजिए वो भी नहीं है, तो फिर आपकी अगर फादर की विडो है, ठीक है ना, फादर की विडो है, तो छठे नंबर पे उनके पास में चले जाएगा। अब मान लीजिए फादर की विडो भी नहीं है, ठीक है ना, तो तब किसके पास में जाएगा कि फादर के कोई ब्रदर या फादर के कोई सिस्टर, फादर की कोई ब्रदर या फादर के कोई सिस्टर अगर हैं तो उनके पास में चला जाएगा। अब मान लीजिए फादर की लाइन से तो कोई भी नहीं है, फिर किसके पास में जाएगा, फिर चले जाएगा जो मदर होंगी ना, मदर की मदर या मदर की जो फादर होंगे, मदर की मदर या मदर के फादर जो होंगे ना उनके पास चले जाएगा। मान लीजिए मदर की ना तो मतलब जो डिसीज पर्सन की जो मम्मी थी उनकी मम्मी पापा भी नहीं है, फिर किसके पास चला जाएगा आपका कि जो डिसीज़ की जो मदर थी उनके ब्रदर या सिस्टर अगर हैं तो उनके पास चला जाएगा। अब मान लीजिए इनमें से आपका ये जो लास्ट हमने पढ़ा, जो डिसीज़ की मदर के आपके ब्रदर सिस्टर थे वो भी नहीं है, ठीक है ना, तो तब किसके पास में जाएगा, तब आपका लास्ट आपका चले जाएगा फिर आपका एग्नेट्स पे, ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आपका लीगल हायर आपका सेकंड क्लास में आपका जो सेकंड क्लास में जो लीगल हायर मेंशन किए गए हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका चले जाएगा एग्नेट्स के पास। एग्नेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेक्शन 12 में आपका डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो एग्नेट्स क्या है आपके, बेसिकली एग्नेट्स क्या है, बेसिकली एग्नेट्स, देखिए एग्नेट्स क्या होते हैं कि आपका जो भी कॉमन एंसेस्टर है उसके जो आपके मेल लीनियन, ठीक है ना, मेल लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट्स जो होंगे वो बेसिकली आपके एग्नेट्स में आएंगे, ठीक है ना। पर एग्नेट्स में कौन आएगा कि एग्नेट्स में वो लोग आएंगे जो कि आपका क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड हायर्स में अभी इंक्लूड नहीं हुए हैं, ठीक है ना। फाइन। तो बेसिकली आप मेल और फीमेल डिसेंडेंट, मेल और फीमेल डिसेंडेंट, ठीक है ना, बाय मेल लिंक्स, ध्यान रखिएगा मेल लिंक्स के ही फीमेल या मेल डिसेंडेंट्स जो होंगे या असेंडेंट्स जो होंगे, ठीक है ना, जो कि आपका मेल लीनेज से कनेक्टेड हैं वो आपके एग्नेट्स की कैटेगरी में आएंगे। असेंडेंट एग्नेट्स आर ऑलवेज प्रीफरेबल दैन डिसेंडेंट एग्नेट्स, मतलब असेंडेंट एग्नेट्स जो हैं उनको हमेशा मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी डिसेंडेंट एग्नेट से। अब असेंडेंट एग्नेट्स क्या है वो आपको इस छोटा सा डायग्राम से पता चल जाएगा। देखिए जैसे डिसीज्ड पर्सन है, ठीक है ना, डिसीज्ड पर्सन है, फाइन, इसका आपको मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपका डिसीज पर्सन है, इसमें एग्नेट्स और कॉग्नेट्स, मतलब इसमें एग्नेट्स कौन कौन से होंगे, देखिए फादर, जो डिसीज पर्सन का फादर और फादर तो आपका किस में आ गया था, फादर और फादर के जो फादर हैं ये तो आपका क्लास सेकेंड हायर में आ गए। फिर फादर के जो मतलब फादर के जो फादर होंगे, मतलब उसके एक तरीके से डिसीज पर्सन के परदादा जो हैं, ठीक है ना, ये परदादा जो हैं ये आपके असेंडेंट एग्नेट्स में आएंगे, ठीक है ना। फाइन। ओके। अब दूसरा बात है कि इसी तरीके से डिसीज पर्सन जो है उसका जो भाई है, ठीक है ना, जो भाई है, फाइन, ये भी आपका क्लास सेकेंड हाईएस्ट में आ गया था। भाई का जो बेटा है वो भी क्लास सेकेंड हाईएस्ट में आ गया था। फिर भाई के बेटे का जो बेटा होगा, बेटे का जो बेटा होगा, भाई के बेटे का बेटा जो है वो आपका आ जाएगा इसमें, फाइन, ये भी डिसेंडेंट एग्नेट्स में आ गया। इसी तरीके से डिसीज पर्सन का जो सन था वो था आपका फर्स्ट हायर में आ गया था। डिसीज पर्सन का जो सन का सन था वो भी आपका क्लास फर्स्ट में आ गया था। डिसीज पर्सन का जो सन का सन था, ठीक है ना, डिसीज पर्सन का जो सन था उसका जो सन था
उसका जो सन मतलब थर्ड जनरेशन एक तरीके से उसके नीचे 3 जनरेशन जो थर्ड जनरेशन थी वो ये आपका आ गया था किसमें आपका ये आ गया था क्लास सेकंड हायर्स में, ठीक है ना। अब इसके जो नीचे के जो मेल डिसेंडेंट्स होंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने 4 बार ऐसे लिखा है तो इसका मतलब सन का सन का सन का सन, ठीक है ना, फाइन। इसी तरीके से इसके नीचे का जो एक और लिंक है ये आपका डिसेंडेंट एग्नेट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्नेट्स ये सारे के सारे आपके मेल लिंक से कनेक्टेड है, ब्रदर से कनेक्टेड है, उससे खुद डिसीज पर्सन से खुद आपका कनेक्टेड है, उसकी सिस्टर से कनेक्टेड नहीं है, उसकी वाइफ से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मतलब बात आती है एग्नेट्स में कि कौन किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए तो असेंडेंट एग्नेट्स को डिसेंडेंट्स के ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी। मान लीजिए आपका कि असेंडेंट एग्नेट अवेलेबल है तो प्रेफरेंस पहले उसको मिलेगी, ठीक है ना। पर अगर वो नहीं है तो फिर आपका डिसेंडेंट एग्नेट्स जो होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगी, फाइन। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एग्नेट नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है वो कॉग्नेट्स के पास में चली जाएगी। अब कॉग्नेट्स क्या होते हैं कि जो कि आपका अ पर्सन इज सेड टू बी अ कॉग्नेट ऑफ अनदर इफ़ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन। मतलब दो कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन का कॉग्नेट कहलाएगा कि अगर वो ब्लड या अडॉप्शन के ज़रिए एक दूसरे से रिलेटेड हैं बट नॉट होली थ्रू मेल्स। पर ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से मेल लिंक से ही अटैच हो, मतलब मेल लिंक से ही कनेक्टेड हो, उसमें से कम एक फ़ीमेल लिंक होना आपका ज़रूरी है, ठीक है ना, फाइन। एक फ़ीमेल लिंक ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि कॉग्नेट्स भी कोई अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी जो होगी डिसीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो आपका गवर्नमेंट के पास चले जाएगी। इसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टीट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है आपके कॉग्नेट्स के एग्जाम्पल है सेकेंड कज़न एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है ना। किसी पर्सन के सेकेंड कज़न हो गए और उनके चिल्ड्रन जो हो गए वो आपके कॉग्नेट्स में आ जाएंगे, फाइन। अब हम बात करते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टीट की। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टीट की। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टीट है इसमें क्या है कि आपका इसका मतलब क्या है, देखिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टीट इज़ अ कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन विच ट्रांसफर्स अ प्रॉपर्टी इफ़ अ पर्सन हु डाइज विद हेयर्स टू द क्राउन और द स्टेट। इसका मतलब क्या है, विदाउट हेयर्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टीट एक आपका कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन है जिसमें आपका जो प्रॉपर्टी है किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी जो है वो आपकी क्राउन ऑफ द और द स्टेट मतलब गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाती है अगर उसका कोई भी लीगल हायर नहीं अवेलेबल होता है। इट सर्व्स टू एंश्योर दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉट लेफ्ट इन लिम्बो विदाउट रिकॉग्नाइज्ड ओनरशिप, ठीक है ना। इसका मतलब ये इंश्योर करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टीट ये इंश्योर करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी बिना मालिकाना हक के ना रहे, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ना रहे कि जिसकी ओनरशिप किसी के पास में भी नहीं है। दिस डॉक्ट्राइन ऑल्सो फाइंड्स इट्स मेंशन इन आर्टिकल 296 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 296 में भी इसका मेंशन किया गया है। तो सेक्शन 29 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील विद द प्रोविजन ऑफ एस्टीट। The right to acquire by way of escheat or as bona vacantia is not a creature of any private law of succession but is an attribute of sovereignty, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टीट के ज़रिए या आपका हम कह सकते हैं बोना वैकेंशिया मतलब कि कोई भी लेफ्ट जो है वो उसको वैकेंट नहीं छोड़, कोई भी आपका जो प्लेस है कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको वैकेंट नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये किसी प्राइवेट लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब प्राइवेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है बल्कि ये एक तरीके से जो देश की जो सोवेरेनिटी है, ठीक है ना, उसको एट्रीब्यूट करता है। द क्वेश्चन ऑफ एस्टीट अराइजेस, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ एस्टीट आपका कब अराइज होता है, व्हेन अ हिंदू इंटेस्टेट हैज़ लेफ्ट नो लीगल है, मतलब जब कोई भी हिंदू इंटेस्टेट मतलब ऐसा पर्सन जो कि हिंदू है और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मतलब उसने कोई विल नहीं बनाई है, उसका कोई भी लीगल हायर अवेलेबल नहीं होता है। उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टीट जो है वो आपका यूज़ होता है। अब व्हेन द इंटेस्टेट हैज़ लेफ्ट ऑन हायर हु इज़ स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सक्सीडिंग। इसका मतलब है कि जो हिंदू पर्सन है, ठीक है ना, वो इंटेस्टेट तो डाई हो रहा है बट उसका कोई लीगल हायर अवेलेबल है, पर कंडीशन क्या है कि वो जो लीगल हायर है वो आपका एक तरीके से स्टैट्यूटरी डिस्क्वालीफाइड हुआ है। इसका मतलब
कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वो आपका डिस्क्वालीफाइड है और वो प्रॉपर्टी को सक्सीड नहीं कर सकता है, जो कि आपका सेक्शन 25 से सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट में मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ फीमेल डाइंग इंटेस्टेट। मतलब अगर कोई फीमेल जो है वो इंटेस्टेट डाई जाती है तो फिर प्रॉपर्टी का, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका डिवीज़न किस तरीके से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।